हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से इंडेक्स नंबर आप बनाते हैं, चेन इंडेक्स नंबर, यूजफुल ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। और इसके अलावा जो हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर करेंगे तो कौन कौन से इंडेक्स नंबर होंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। और यूजफुल ऑफ इंडेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये सारे टॉपिक आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट इंडेक्स नंबर पूरा ही कवर करने वाले हैं। तो इंडेक्स नंबर होता क्या है, पहले इंडेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडेक्स नंबर क्यों होता है और क्यों ज़रूरी होता है। इंडेक्स नंबर आपको यूज़ करना होता है अगर आप किसी टाइम के अकॉर्डिंग आप किसी आगे की टाइम की फोरकास्टिंग करना चाहते हो कि उस समय अगर मान लो मैं कहूँ कि आज के टाइम में जो प्राइस है, पेट्रोल का प्राइस इतना है और आज से 10 साल बाद जो होगा वो पेट्रोल का प्राइस कितना होगा। अगर आज के मैं ईयर को बेस ईयर लेके कंसिडर करता हूँ तो आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद एक मैं फोरकास्टिंग कर सकूँ कि भाई आज से 5 साल या 10 साल बाद जो प्राइस है पेट्रोल का वो क्या होगा। या फिर हम आज का बेस ईयर कंसिडर करके हम पीछे का भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आगे का ही निकाल सकते हैं, पीछे का भी निकाल सकते हैं कि उस समय प्राइस आज के हिसाब से क्या रहा होगा। तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। तो इंडेक्स नंबर के अंदर तो इंडेक्स नंबर को आप ये कह सकते हो कि एक स्पेशलाइज्ड एवरेज होती है जिसको हम डिज़ाइन किस लिए बनाया जाता है, किस लिए डिज़ाइन करते हैं हम इसको। इट मेजर द चेंज ऑन द लेवल ऑफ एन एक्टिविटी और आइटम ईदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जोग्राफिक लोकेशन और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक। यानी टाइम के अकॉर्डिंग या फिर हम इसको जोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग कि एक लोकेशन में इतना है, दूसरे लोकेशन में इसका प्राइस इतना है, तो हम लोकेशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं या कोई और कैरेक्टरिस्टिक सेट करके हम उससे भी प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इन दोनों की जो प्राइस है उसमें जो कंपैरिजन है वो आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर इज ए सीरीज ऑफ ए लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 2 और मोर पीरियड ऑफ टाइम। 2 या उससे ज़्यादा का टाइम आपके पास होना चाहिए वेयर ईच इंडेक्स नंबर एम्प्लॉय द सेम बेस ईयर। और जो इंडेक्स नंबर आप ले रहे हो ना उनका जो बेस ईयर है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी इंडेक्स नंबर के लिए बेस नंबर अलग कर रहे हो, दूसरे के लिए अलग कर रहे हो। बेस ईयर उन दोनों के लिए अगर आप 2 इंडेक्स नंबर को कंपेयर कर रहे हो तो उनका जो बेस है ना वो सेम रहना चाहिए। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है। रिलेटिव्स का मतलब यहाँ पर वो ब्लड रिलेशन नहीं है, चाचा ताई मामा, ये नहीं। रिलेटिव्स का मतलब है यहाँ पर कि जब हम कुछ चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, मतलब आप एक तरफ तो पेट्रोल को कंपेयर कर रहे हो और एक तरफ आप फूड को कंपेयर कर रहे हो। पेट्रोल से आप उसमें उसकी जो यूनिट है वो अलग हो जाएगी और जो फूड है उसकी यूनिट अलग हो जाएगी। अगर आप कुछ नंबर ऑफ कुछ आइटम लेते हो तो उसकी यूनिट अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर सबकी यूनिट अलग अलग होगी। अब यूनिट अलग अलग होगी तो जो प्राइस को आप कंपेयर कैसे करोगे, तो उसके लिए हम रिलेटिव्स निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव्स निकालते हैं। जो प्राइस रिलेटिव निकालते हो वो यूनिट लेस वैल्यू आती है, कोई यूनिट नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। ग्राम, किलोग्राम, लीटर, वीटर उसमें कुछ नहीं होता, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज आती हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिलेटिव्स। रिग्रेशन एनालिसिस जब हमने पढ़ा था तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या दोनों के दोनों, उन दोनों को आप इंडेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रॉड ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। ब्रॉडली मतलब 2 तरह का इंडेक्स नंबर होता है, एक सिंपल एंड कंपोजिट। सिंपल इंडेक्स नंबर जब हम कंप्यूट करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को कंसीडर करते हैं और जो कंपोजिट होता है उसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। तो नॉर्मली जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है वो ज़्यादा यूज़ होता है बजाय सिंपल इंडेक्स नंबर के, जहाँ पर हमें 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू को कंपेयर करना होता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि भाई इंडेक्स नंबर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। इंडेक्स नंबर को आप रेशो में या फिर परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। आप इसको कह सकते हो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होती है। दे मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमेनन, ठीक है। जो उसके अंदर क्या लेवल ऑफ चेंज होता है वो हम इसकी सहायता से पता लगा सकते हैं। दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि किसी इसके प्राइस में, किसी इसकी वैल्यू में, किसी इसकी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, ये सब हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर जब हम बनाते हैं तो इंडेक्स नंबर बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे जो पहली चीज़ है वो है सिलेक्शन ऑफ डाटा, कि जो डाटा आप सिलेक्ट कर रहे हो वो किस तरह का डाटा सिलेक्ट कर रहे हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स इज यूज्ड। आप किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर बनाना चाहते हो, आपको उसके हिसाब से यहाँ पर डाटा का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ यूज फॉर पर्पस ऑफ नोइंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना चाह रहे हो, देयर इज नो नीड टू इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ ए कैपिटल गुड्स विच डू नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लिविंग।
तो आप ऐसी चीज़ के प्राइस वहाँ पर नहीं ले सकते जो कि लिविंग इंडेक्स पर फ़र्क डालें, जो लिविंग जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसके ऊपर फ़र्क डालें। अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसके अंदर वही चीज़ होनी चाहिए जो उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ निकालना चाह रहे हो कि जो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालती, ठीक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ कि भाई जो क्रिकेट मैच है उसका डाटा कितना है, क्रिकेट मैच में पिछले साल इतने रन बने थे, ठीक है, इस प्लेयर ने पिछले साल इतने रन बनाए थे, तो इस साल की जो हम उसकी एवरेज निकाल के हम उसकी फोरकास्टिंग करेंगे। अब उस डाटा का हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ डाटा होता है वो आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बेस पीरियड। बेस पीरियड कह रहा है शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड टू बिकॉज इट इज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डाटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। द पीरियड शुड बी नॉर्मल। अभी पीरियड शुड बी नॉर्मल का मतलब क्या है कि जब आप बेस ईयर सेलेक्ट करते हो, बेस पीरियड सेलेक्ट करते हो, तो बेस पीरियड जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। अगर आप ईयर सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे अगर हम कोविड के टाइम की बात करें जो बीच के 2002 साल थे, 2020 और 2021, इसके डाटा को कंपेयर करके हम कुछ फोरकास्टिंग करेंगे तो वो कोई लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो एबनॉर्मल सिचुएशन थी, नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। तो जब भी हम बेस पीरियड लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन लेनी चाहिए जो कि इसमें नॉर्मल सिचुएशंस हो। अगर हम बेस पीरियड इसमें 2020-21 जो कोविड की टाइम का डाटा था, उसमें अगर हम किसी चीज़ के प्राइस का कंपेयर करें, जैसे हम किसी अगर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस को कंपेयर करेंगे तो इन दिनों में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस होते हैं ना बहुत ज़्यादा थे, और उसको अगर नॉर्मल सिचुएशन में करोगे तो वो कम होंगे। तो उसके हिसाब से आपको डाटा लेना है जब नॉर्मल ईयर हो, जब ऐसी कोई घटनाएं ना घटी हो जो उस डाटा के ऊपर कुछ ऐसा इंपैक्ट डाल रही हो जो अनयूजुअल हो। सिलेक्शन ऑफ वेट। जब सिलेक्शन ऑफ वेट आप करते हैं तो कहता है इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट ईच वेरिएबल इन्वॉल्व इन कंपोजिट इंडेक्स शुड हैव ए रीजनेबल इन्फ्लुएंस ऑन द इंडेक्स नंबर। ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच वेरिएबल विच रिलेट टू द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स इज टू बी यूज्ड। जो आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जब बनाते हो या कोई इंडेक्स नंबर बनाते हो, उसमें जो वेट होता है उस वेट की जो इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है कि जो मान लो आप दो चीज़ें ले रहे हो, एक का वेट कम है, एक का वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर जिसका वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब उसे इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जिसका वेट कम है तो उसको उस दोनों को आप इक्वल इंपॉर्टेंस तो दे नहीं सकते ना। जिसका वेट ज़्यादा है, जिस डाटा को आप ले रहे हो उसका वेट ज़्यादा है तो उसको इंपॉर्टेंस भी डाटा में आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। जिसका वेट कम है उसको इंपॉर्टेंस हम कम देंगे। यूज ऑफ एवरेज। जो एवरेज का हम यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि इज बेटर इन एवरेजिंग रिलेटिव्स। जब हम रिलेटिव निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव या हम कोई और क्वांटिटी रिलेटिव, इस तरह के हम वैल्यू निकालेंगे तो उसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो एक बेटर तरीका होता है निकालने का। लेकिन कन्वीनियंट मेथड क्या रहता है? अर्थमेटिक मीन कन्वीनियंट रहता है निकालने के लिए, क्योंकि वो सिंपल फार्मूला होता है। ज्योमेट्रिक मीन में थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, लेकिन अर्थमेटिक मीन में सीधा प्लस करके डिवाइड कर देंगे। तो अर्थमेटिक मीन हम यूज ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो बेटर मेथड होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है इस तरह से। चॉइस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जब आप चॉइस करते हैं तो मतलब इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड विद रिगार्ड टू द प्राइस और क्वांटिटी और एनी अदर मेजर। इंडेक्स नंबर जब आप वहाँ पर चूज करते हो तो या तो प्राइस के अकॉर्डिंग होगा, या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा, या किसी और स्पेशल चीज़ के अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्शन ऑफ फार्मूला। फार्मूला आप कौन सा यूज़ करोगे? अभी हम फार्मूलाज पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के डाटा में आपको क्या फार्मूला यूज़ करना चाहिए। अब जब हम रिलेटिव की बात कर रहे थे तो रिलेटिव में हमने ये समझा कि भाई रिलेटिव होता क्या है, तो अब उसको निकालने के हमारे पास क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, रिलेटिव का मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पर कि जो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर उनकी यूनिट अलग अलग होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उनको एक प्राइस रिलेटिव उनका निकालते हैं। अब प्राइस रिलेटिव जब आप निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? पी एन डिवाइडेड बाई पी जीरो। पी एन का मतलब होगा करंट ईयर और पी जीरो का मतलब होगा बेस ईयर। अगर आप क्वांटिटी रिलेटिव निकालते हो, ये तो प्राइस रिलेटिव निकल गया। अगर क्वांटिटी रिलेटिव निकालते हो तो करंट क्वांटिटी और यहाँ पर बेस ईयर क्वांटिटी। अगर आप वैल्यू रिलेटिव निकालते हो तो वैल्यू कैसे आएगी? वैल्यू प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब इसका मतलब होगा जो प्राइस रिलेटिव आया था और क्वांटिटी रिलेटिव आया था, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपके पास बन जाएगा वैल्यू रिलेटिव। व्हेन सक्सेसिव प्राइसेस और क्वांटिटी आर टेकन द रिलेटिव आर कॉल्ड लिंक रिलेटिव। यहाँ पर एक लिंक बना हुआ है, एक लिंक बना हुआ है। जब आप अलग लगातार सालों का आप कोई प्राइस रिलेटिव निकालना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पर क्या करा, P1 अपॉन में P0, उससे अगला क्या आएगा P2 अपॉन में P1, फिर नेक्स्ट ईयर का क्या आएगा P3 अपॉन में P2।
जो बेस ईयर है वो पिछले साल का ईयर जो है ना वो बेस ईयर बनता जाएगा, उससे आपकी जो वैल्यू है वो लिंक होती जाएगी। P1 अपॉन में P0, P2 अपॉन में P1, P3 अपॉन में P2, इस तरह से करते करते आप इसका लिंक रिलेटिव फाइंड कर सकते हैं। When the above relative are in respect to a fixed base period, लेकिन अगर ये सारी की सारी क्वांटिटी किसी एक फिक्स बेस पीरियड के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेस ईयर चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेस ईयर सेम रखेंगे। बेस ईयर मान लो आपने P0 ले लिया तो P0 ही सबके साथ रहेगा बेस ईयर। जो करंट ईयर है इसमें P1 आ गया, इसमें P2 आ गया, इसमें P3 आ गया, इस तरह से यहाँ पर जो करंट ईयर है वो चेंज होता रहेगा, बेस ईयर इसमें सेम रहेगा। इसमें बेस ईयर करंट ईयर दोनों चेंज होते जा रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर किस किस तरह के होते हैं? इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर भी हो सकता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी हो सकते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर भी हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल पर्पस के लिए भी हम इंडेक्स नंबर उसका निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप इंडेक्स नंबर बनाते हो तो उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला मेथड है यहाँ पर अनवेटेड। अनवेटेड के अंदर, अनवेटेड मतलब जिसमें हम वेट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो उसमें दो तरीके के मेथड आते हैं, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव और एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अभी इनके बारे में डिटेल में और बात करेंगे, अभी पहले मेथड के नाम समझ लेते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। जब हम वेटेड मेथड निकालते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो उसके अंदर हम वेट को वेटेज दे रहे हैं, वेट को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसमें भी दो मेथड आ जाते हैं, वेटेड एग्रीगेट और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब यहाँ पर समझते हैं जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है वो क्या है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का सिंपल फार्मूला ये है कि आपको जो करंट ईयर की प्राइस है उसका टोटल करना है और बेस ईयर की प्राइस है उसका टोटल करना है, और इन टर्म ऑफ परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी बेस ईयर होगा आपका उसको 100 से उसके हिसाब से हम लेंगे, सॉरी बेस ईयर की तो सम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ करंट ईयर का सम आएगा, इनटू में 100 कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे आपने ये डाटा आपको दे रखा है, ये चीज़ पर 100 ग्राम की क्वांटिटी है, यहाँ पर एग पर पीस का यहाँ पर दे रखा है, पोटैटो पर किलोग्राम, यहाँ पर सबकी यूनिट अलग अलग है। तो हमें सिर्फ इनके प्राइस से यहाँ पर मतलब होता है, इसका प्राइस 1998 में इतना है, 1999 में इतना है, 2000 में इतना है। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स यूज़ करें 1999 के लिए ओवर 1998, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, जो करंट ईयर है वो 1999 है, उसका टोटल आ गया आपके पास, उसका टोटल आ गया आपके पास 24.60, इसका टोटल आ गया 20, इंटू में 100 करेंगे तो इसका जो प्राइस इंडेक्स है वो आ गया 120। ये प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर इन चीज़ों का जो प्राइस है वो यहाँ पर जो बेस ईयर बनाया हमने 100 रुपीज़ है, तो इसका प्राइस 1999 के अंदर 123 हो गया। जो बेस ईयर का प्राइस है उसको 100 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप निकालते हो 2000 का 1998 के लिए, तो सेम इसका जो टोटल है 24.60 आ रहा है, तो वही 24.60 20 इंटू में 100, ये भी आ जाएगा 123। यानी बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो अगर 100 रुपये है तो 99 का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 123, इसका भी आ गया 123। यानी जो प्राइस इसके अंदर 1998 के अंदर 100 रुपये था वो 1999 और 2000 के अंदर 123 पड़ेगा। ये इंडेक्स नंबर का मतलब हो गया। लेकिन इस सिस्टम के अंदर, इस मेथड के अंदर आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर एक डिफेक्ट होता है। क्या डिफेक्ट होता है? इसमें सिर्फ आप यहाँ पर जो कमोडिटीज़ है ना उसके प्राइस को कंसिडर करते हो, उसके वेट को यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेट है उसका, जो अगर आपने यहाँ पर देखा हो, यहाँ पर देखो पर 100 ग्राम के हिसाब से प्राइस है, यहाँ पर पीस के हिसाब से प्राइस है, और यहाँ पर केजी के हिसाब से प्राइस है। तो यहाँ पर ये थोड़ा अनफेयर सा हो जाता है कि हम उसके सिर्फ प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं। वहाँ यहाँ पर जो क्वांटिटी दे रखी है उसका यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो ये इसके अंदर ये डिफेक्ट होता है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, कहता है इट शोज दैट द फर्स्ट कमोडिटी एक्सर्ट ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन द अदर टू बिकॉज द प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इज हायर देन दैट ऑफ द अदर टू। जो पहले वाले का ना उसका प्राइस ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई है, उसकी वजह से प्राइस ज़्यादा है, या किसी और वजह से प्राइस ज़्यादा है, उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसको वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसके अंदर क्या होता है, हर एक कमोडिटी का आप पहले से प्राइस रिलेटिव निकाल लेते हो, फिर उसकी एवरेज निकालते हो। जैसे यहाँ पर कमोडिटी ए है, इसका प्राइस बेस ईयर का प्राइस ही ले लिया 100। अब हमने क्या करा, इसका हमने 1999 में इसका हमने प्राइस रिलेटिव निकाल लिया ए का,
उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1999 का प्राइस था उसको बेस ईयर के प्राइस से हम यहाँ पर कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, 15 रुपये डिवाइडेड बाई 12, 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको एक बार कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 100, तो ये आ गया आपके पास 125। तो हमने क्या करा, हमने इसका प्राइस इंडेक्स, प्राइस रिलेटिव निकाल दिया हमने इस पहली कमोडिटी का। फिर ऐसे हमने दूसरी का निकाला, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.60 अपॉन में 3.60 अपॉन 3 और फिर इनटू में कर देंगे 100, तो ये आ गया आपके पास 120। तो ये आ गया आपके पास 120। इसी तरह से हमने फिर इसका निकाला, तो हमने 1999 के सबके अलग अलग हमने प्राइस रिलेटिव निकाल दिए। यहाँ पर हमने पहले ये नहीं करा कि हमने प्राइस को ऐड कर दिया, हमने पहले सबके प्राइस रिलेटिव निकाल लिए। तो प्राइस रिलेटिव निकाल के फिर हमने उसका टोटल कराइए। ऐसे 2000 के प्राइस रिलेटिव निकाल लिए, उनका टोटल कराइए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए जो आपके पास ये प्राइस रिलेटिव आए हैं इनकी एवरेज निकालेंगे। तो हमने फार्मूला क्या यूज़ कर लिया, ये हमने ऊपर हमने क्या करा है, ये जो प्राइस रिलेटिव निकाले हुए हैं ये वाली जो चीज़ है ये हमने ऊपर रखनी है, ठीक है। इनटू में n, कितने नंबर ऑफ आइटम थे, सीधा 3 नंबर ऑफ आइटम है, सीधा इनको 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसकी पहले प्राइस रिलेटिव निकाल लेते हैं, या कह सकते हो कि सबका अलग अलग इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं, बाद में फिर हम उसकी एवरेज निकाल देते हैं। अब इस वाले सिस्टम के अंदर एक कमी तो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई कि हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो उसका वेट था उसके हिसाब से हमने उसको इम्पोर्टेंस दे दी, ठीक है। लेकिन द अबव मेथड हैज़ ए फ्लॉ दैट इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच ऑफ द रिलेटिव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हम प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं उन सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है, ये इसके अंदर कमी है। दिस अमाउंट टू गिविंग अनड्यू वेट ऑफ ए कमोडिटी विच इज यूज्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज द रिलेटिव विच हैव नो रिगार्ड टू द एब्सोल्यूट क्वांटिटी विल गिव weight more than what is due from the quantity used. This defect can be remedied by the introduction of an appropriate weighted system. अब यहाँ पर जो उसका वेट था, हमने प्राइस रिलेटिव तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर जो उसका वेट था हमने उसको कंसिडरेशन नहीं करा, हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि हम यहाँ पर वेटेड इंडेक्स नंबर नहीं निकाल रहे थे। तो उसको कमी को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड या वेटेड इंडेक्स नंबर। अब वेटेड एग्रीगेटेड मेथड के अंदर सिंपल मेथड तो ये होता है कि जो भी आपके पास प्राइस है उस प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके वेट से, तो उसका टोटल आ जाएगा। नीचे जो बेस ईयर का प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके वेट से, फिर उसका टोटल आएगा और इनटू में कर देंगे 100। मतलब जो आपने इंडेक्स नंबर का फार्मूला पढ़ा था सिग्मा पी एन सिग्मा पी जीरो, बस उन दोनों के अंदर आपको वेट को ऐड कर देना है। तो ये तो बन गया सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। लेकिन फिर इसके अंदर कुछ और मेथड आते हैं जिसको आपका पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, और आपको उस नाम से पूछ सकता है कि भाई इस मेथड का फार्मूला पूछ सकता है या उस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल सकता है। तो सबसे पहला मेथड है यहाँ पर लेस्पियस इंडेक्स नंबर। लेस्पियस इंडेक्स नंबर के अंदर जो बेस ईयर होता है उसकी क्वांटिटी को वेटेज दी जाती है, उसकी क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी को वहाँ पर वेटेज नहीं मिलती। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा पी एन क्यू जीरो सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो, जो फार्मूला आपका है ना जो इंडेक्स नंबर का वही फार्मूला रहेगा, सिग्मा पी एन सिग्मा पी जीरो। जब आप बेस ईयर की क्वांटिटी ले रहे हो तो बेस ईयर की क्वांटिटी को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में 100 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका लेस्पियस इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता पासे। अब पासे कहता है कि भाई बेस ईयर को क्यों वेट देना, करंट ईयर को क्यों नहीं वेट दे सकते। तो उसने करंट ईयर का जो वेट है उसको कंसिडर कर लिया। करंट ईयर का वेट है तो करंट ईयर को वेट को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू जीरो, ठीक है। अब फिशर आया, फिशर ने कहा भाई कि हम दोनों को वेटेज दे देते ना, हम करंट ईयर को भी वेटेज दे देते, हम बेस ईयर को भी वेटेज दे देते हैं। तो उसने क्या करा, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया मतलब आप सिंपली ये कर सकते हो कि लेस्पियस की जो वैल्यू आई, पासे की जो वैल्यू आई, उनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दो सीधा ज्योमेट्रिक मीन। या फिर आप इस तरह के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। अब 100 इसके साथ भी आता है, 100 इसके साथ भी आता है, तो 100 को रूट के बाहर ले जाएंगे, तो 100 यहाँ पर एक बार आ जाएगा रूट के बाहर। अब उसके बाद मार्शल एजवर्थ कहता है कि मार्शल एजवर्थ में वो क्या करता है कि जो बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी है उन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देता है, वो उन दोनों का एक तरह से मीन निकाल लेता है।
वो कहता है कि भाई Q0 और Q1 दोनों को ऐड करके फिर आप मल्टीप्लाई करो। आप अलग अलग क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप क्यों कर रहे हो? वो कह रहा है कि भाई Q0 और Q1 दोनों को ऐड करके, दोनों का वेट को ऐड करके फिर आप उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार करंट ईयर के प्राइस से कर दो, एक बार बेस ईयर के प्राइस से कर दो। अब उसके बाद आता है बोले इंडेक्स नंबर। अब बोले बोलता है क्या बोलता है, यार क्यों इतना सारा झगड़ा करना, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला लगाओ ना, लेस बेस इंडेक्स नंबर निकालो, पासे इंडेक्स नंबर निकालो, उनका अर्थमेटिक मीन निकाल दो, यानी उन दोनों को प्लस करके सीधा दो से डिवाइड कर दो, सारा झगड़ा ही खत्म। तो ये बोले इंडेक्स नंबर बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपको दे देता है L+P डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फार्मूला तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा आई डब्ल्यू आई का मतलब है कि आपने हर एक का अलग अलग प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लिया और फिर उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फार्मूला जो होता है ये लेस प्रेस इंडेक्स नंबर के इक्विवेलेंट होता है, ये उससे यही वैल्यू आपको मिलेगी जो लेस प्रेस इंडेक्स नंबर से मिलती है। तो इसको हमें अलग से कंसिडर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लेस प्रेस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो मतलब आप वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ही निकाल रहे हो। तो ये तो हो गए सारे हमारे इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता है चेन इंडेक्स। अब चेन इंडेक्स का जो फार्मूला जैसे हमने पीछे किया था, चेन इंडेक्स नंबर, ये हमारे पास फार्मूला है इसका, ठीक है। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह कह सकते हो भाई लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। जो करंट ईयर है उसका आप लिंक रिलेटिव निकाल लो और उसको चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव निकाल लो और जो प्रीवियस ईयर है उसका चेन इंडेक्स नंबर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो उससे आपके पास आ जाएगा चेन इंडेक्स नंबर। अब जैसे हमने प्राइस इंडेक्स नंबर निकाले हैं, सेम ऐसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, बस वहाँ पर प्राइस को उठाकर आप क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो, बाकी सब कुछ वही फार्मूला रहेगा। जैसे सिग्मा Q1 अपॉन में Q0, तो यहाँ पर जब सिंपल एवरेज हम निकालते हैं तो सिग्मा Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q1 बाय n, Q0 बाय n। तो वही फार्मूले हमने यूज़ करने हैं, लेस प्रेस में आ गया, पाशे में आ गया, फिशर में आ गया, ठीक है। बस प्राइस को आपको क्वांटिटी की जिससे रिप्लेस कर देना है। वैल्यू इंडेक्स नंबर के अंदर प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सिग्मा PN QN सिग्मा P0 Q0 इक्वल्स टू में वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर का यूज़ क्या है, क्या इसके फ़ायदे क्या है इंडेक्स नंबर के। तो इंडेक्स नंबर की अगर हम यूज़फुलनेस की बात करें तो ये कहता है कि इंडेक्स नंबर के अंदर जो इंडिसेस आर कंस्ट्रक्टेड मोस्टली फ्रॉम द डेलिबरेट सैम्पल्स, चांसेस ऑफ एरर्स क्रीपिंग इन द कैन नॉट बी ऑलवेज अवॉइडेड, ठीक है। यहाँ पर ये पहले लिमिटेशंस की बात कर रहा है, पहले ड्रॉबैक्स की बात कर रहा है, फिर यूज़फुल हम बाद में देखेंगे क्या कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इसकी जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन में कह रहा है कि जब आप अलग अलग सैंपल्स लेके आप एक फोरकास्टिंग करते हो तो फोरकास्टिंग करने पर वहाँ पर चांसेस ऑफ एरर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, उसमें एरर के चांसेस रहते हैं। सिंस इंडेक्स नंबर आर बेस्ड ऑन द सम सिलेक्टेड आइटम, दे सिंपली डेपिक्ट द ब्रॉड ट्रेंड एंड नॉट द रियल पिक्चर। जो सिंपल इंडेक्स नंबर होते हैं, वो कह रहा है कि आप कुछ सिलेक्टेड आइटम को बेस लेके फिर आप इंडेक्स नंबर फाइंड करते हो, तो वो इंडेक्स नंबर आपको एक आइडिया तो देते हैं लेकिन वो रियल पिक्चर नहीं देते हैं। लेकिन भाई आगे की अगर फोरकास्टिंग जब हम करेंगे तो रियल पिक्चर तो वैसे भी निकालना मुश्किल है। हमें क्या पता कि आज से 2 साल बाद क्या होने वाला है या अगले दिन ही क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। तो हम एक फोरकास्टिंग ही करते हैं। तो इंडेक्स नंबर के अंदर भी फोरकास्टिंग होती है, रियल पिक्चर तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि सिंस मेनी मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, द रिजल्ट गिव्स डिफरेंट वैल्यू एंड दिस एट टाइम्स क्रिएट कन्फ्यूजन। अब यहाँ पर जैसे हमने फार्मूला पढ़ा, इंडेक्स नंबर के कई सारे फार्मूले और वो सब अलग अलग वैल्यूज देते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके अंदर फर्क आता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए, तो क्योंकि जो वैल्यू आती है थोड़ा थोड़ा सा उनमें डिफरेंट आती है। तो ये इसके अंदर ड्रॉबैक है। लेकिन इन सारे ड्रॉबैक के बाद भी उसके कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं? फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, दे प्रोवाइड गाइडलाइन टू मेक डिसीजन इन मेजरिंग इंटेलिजेंस, क्वोशिएंट, रिसर्च एक्सेट्रा। आप इंडेक्स नंबर निकाल के आप आगे की कुछ पॉलिसीज बना सकते हो। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये इंडेक्स नंबर इस तरीके का है, तो आप उसके हिसाब से अपना थोड़ा सा आगे की पॉलिसीज डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको किस तरीके से आगे काम करना चाहिए। दे रिवील द ट्रेंड एंड टेंडेंसीज इन मेकिंग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इन साइक्लिकल फोर्सेज, इरेगुलर फोर्सेज। जो साइक्लिकल फोर्सेज या इरेगुलर फोर्सेज वगैरह होते हैं, आगे आगे जो भी आपका ट्रेंड होता है, तो इंडेक्स नंबर से वो ट्रेंड आपको थोड़ा पता लग जाता है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है, उसके हिसाब से फिर आप आगे की प्लानिंग अपनी कर सकते हो। दे आर इम्पोर्टेंट टू फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी।
जो भविष्य में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उसकी भी हम यहाँ से फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दे आर यूज इन द टाइम सीरीज एनालिसिस टू स्टडी लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस एंड साइक्लिकल डेवलपमेंट्स। टाइम सीरीज में भी इसका हम यूज़ करते हैं। टाइम सीरीज आपके सिलेबस में अभी इस साल नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम सीरीज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे इसको। इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग। दे आर यूज टू एडजस्ट द ओरिजिनल डाटा फॉर प्राइस चेंजेस एंड थस ट्रांसफॉर्म नॉमिनल वेजेस इनटू द रियल वेजेस। जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो डिफ्लेटिंग में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो ओरिजिनल डाटा के अंदर जो प्राइस चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से आप जो रियल वेजेस होते हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। नॉमिनल वेजेस इनटू द रियल वेजेस। जो नॉमिनल वेजेस आपने डिसाइड किया हुआ है, आप जब आपको इंडेक्स नंबर के बारे में एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये इसका इंडेक्स नंबर आना है, तो आपको आगे की थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो उसके हिसाब से जो वेरिएशन होती है उस वेरिएशन को आप एडजस्ट कर सकते हो। जो नॉमिनल वेजेस है उसको आप कन्वर्ट करके रियल वेजेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते हैं तो एक अनुमानित होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम उस टाइम के पास आते हैं तो हमें और क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो हमने सोचा था उस प्राइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर डिफरेंस है, तो आप उसको वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर ए गिवन पीरियड। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, उससे आप चेक कर सकते हो कि भाई क्या उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कि अभी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो क्या है, आज से 10 साल बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो क्या होगा। इन्फ्लेशन रेट हम निकालते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि महंगाई अब बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, कितनी दर से बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग उसकी कर सकते हैं जो भी आप पॉलिसीज़ बनाते हैं। डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज का जो फार्मूला आप यहाँ पर निकालोगे, डिफ्लेटिंग वैल्यू जो हम निकालते हैं, डिफ्लेटेड वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, जो करंट वैल्यू है, जो आज की टाइम की वैल्यू है, उसको डिवाइड करना है प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। जो आपका प्राइस इंडेक्स निकला है करंट ईयर का, उसको उससे करंट वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो उससे आपके पास डिफ्लेटेड वैल्यू आ जाएगी कि आज के टाइम में जो डिफ्लेटेड वैल्यू है वो उसकी क्या है। और या फिर दूसरा फार्मूला ये भी है, डिफ्लेटेड वैल्यू का करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो बेस प्राइस अपॉन में करंट प्राइस से, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा डिफ्लेटेड वैल्यू। उसके बाद आता है शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अब ये शिफ्टिंग, पहले शिफ्टिंग की बात करते हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, तो शिफ्टिंग में कहता है कि बस जैसे आपको ये कई सारे आपको ईयर्स दे रखे हैं, अब ये ईयर्स दे रखे हैं, इसका जो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स है यहाँ पर 100 है, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि इसका जो प्राइस इंडेक्स है ना, आप वो चेंज करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि भाई ये 1980 है ना, बहुत पिछला टाइम हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो प्राइस इंडेक्स है वो हम चेंज कर देते हैं, 1990 को हम बना देते हैं बेस ईयर। ये अभी इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर 140, किसके हिसाब से थी, इसके हिसाब से थी। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो 1990 है उसको हम बेस ईयर बना दें। अब इसको अगर हम बेस ईयर बनाएंगे तो इसकी जो और वैल्यूज़ है उनके अंदर भी तो फ़र्क पड़ेगा ना, तो इनकी वैल्यूज़ को आप चेंज करोगे। अब इनकी वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं यहाँ पर शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, जो उसका ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स था, जैसे मान लो ये 1980 का अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स हमारे पास क्या है, 100 है। तो 100 को आप डिवाइड करोगे किससे, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज़ टू बी शिफ्टेड, जिस पर आपको शिफ्ट करना है। आपको शिफ्ट किस पर करना है, आपको शिफ्ट करना है 140, इसको प्राइस इंडेक्स बनाना है हमें। तो डिवाइडेड बाय कर देंगे आप 140, फिर इनटू में कर देंगे आप 100, ठीक है, इनटू में कर देंगे आप 100, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 71.4। ये वैल्यू आ गई आपके पास 71.4। तो इस तरह से आप किसी भी ईयर का जो प्राइस इंडेक्स है ना वो आप शिफ्ट कर सकते हो, जिसको भी आप बेस ईयर कंसिडर करते हो। पहले तो आपको ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स लेना है, जैसे आप 1986 का करना चाहते हो तो 115। अब जो आपने बेस ईयर बनाया उसका ओरिजिनल वैल्यू लो, उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 140, इनटू में कर दो 100, तो उससे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 82.1। तो इस तरह से आप सबका प्राइस इंडेक्स चेंज कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ टू इंडेक्स नंबर। अब स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर और शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि जब शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर आप करते हो तो उसके अंदर आपको एक ही डाटा है, ठीक है, एक ही इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है, एक ही सीरीज़ आपको दे रखी है। लेकिन जब आप स्प्लाइसिंग ऑफ टू इंडेक्स नंबर करते हो तो आपको 2 इंडेक्स नंबर दे रखे हैं, एक इंडेक्स नंबर ये है, एक इंडेक्स नंबर सीरीज़ ये है। तो ये इंडेक्स नंबर सीरीज़ 2 को जब आप मर्ज कर देते हो उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। फार्मूला उसका दोनों का सेम ही है। अभी यहाँ पर जो बेस ईयर आप 1990 ले रहे थे,
इस वाले इंडेक्स नंबर का बेस ईयर 1990 था, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस इंडेक्स नंबर है आप अब लेना चाह रहे हो उसको 1995 को, तो इन दोनों को आप मर्ज कर रहे हो यहाँ पर। तो इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो फार्मूला उसी की तरह बिल्कुल चलेगा। तो आपने क्या करा यहाँ पर 100, जैसे इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी जो आप जो स्प्लैशेज प्राइस इंडेक्स नंबर है वो निकालोगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको 100 को ऊपर रखना है, और जिसको आपने बेस ईयर कंसिडर करना है, अब 1995 को बेस ईयर कंसिडर करना है, तो 114.2, तो 100 को आप डिवाइड करोगे 114.2 से, 100 डिवाइडेड बाय 114.2, फिर इनटू में कर देंगे 100, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 87.56। तो ये उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया भाई 87.6। तो फार्मूला वही काम करेगा, बस फर्क ये कि इसके अंदर 2 इंडेक्स नंबर होते हैं और शिफ्टिंग के अंदर एक ही इंडेक्स नंबर होता है। उसके बाद आता है कि टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। तो कुछ टेस्ट इसके अंदर होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से टेस्ट हैं और कौन कौन से इंडेक्स नंबर उसको सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है यूनिट टेस्ट। जो यूनिट टेस्ट में कहता है कि दिस टेस्ट रिक्वायर्ड दैट द फार्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच फॉर विच प्राइसेस एंड क्वांटिटी आर कोटेड। इसमें कह रहा है कि जो यूनिट होती है ना, उस यूनिट का जो यूनिट मतलब वेट का इफेक्ट इंडेक्स नंबर के ऊपर नहीं पड़ता। तो ऐसा तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, जिस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कौन सा? अनवेटेड वाला, ठीक है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है, उसका जो वेट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब इस यूनिट टेस्ट को वो वाला इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी सभी इसको सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या करता है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि जो मेथड आपने लिया हुआ है वो दोनों तरीके से काम करे, जो बेस ईयर है उसको करंट बना दो, करंट ईयर है उसको बेस बना दो, क्या वो दोनों तरीके से वर्क करेगा? यानी अगर आप P01 निकालो और P10 निकालो और इसका जो प्रोडक्ट है ये 1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें 0 करंट ईयर है और 1 बेस ईयर है, इसमें 1 जो आपका बेस ईयर बन गया और ये करंट ईयर बन गया। तो उन दोनों का जब आप निकालोगे प्राइस इंडेक्स नंबर और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर 1 आ रहा है तो वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसमें हमारे पास एक ही इंडेक्स नंबर होता है, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। फिशर आइडल इंडेक्स नंबर जो होता है इस टेस्ट को, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई और इंडेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड द क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स। जो प्राइस इंडेक्स होता है और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वहाँ पर यूज़ होता है। और इसके अंदर भी जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम इसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर टेस्ट। अब सर्कुलर टेस्ट भी जो आपने टाइम रिवर्सल टेस्ट किया ना उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, जैसे आपने यहाँ पर P01 फिर P12 फिर P20, अगर आप 3 साल का प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, उसका प्रोडक्ट टाइप करेंगे 1 आ जाए, तो इसका मतलब सर्कुलर टेस्ट वहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब सर्कुलर टेस्ट में दिस टेस्ट इज नॉट मेट बाय लेस्पियस, पास्चे और फिशर, तीनों के तीनों मेथड में से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव एंड द वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट मीट दिस टेस्ट। केवल ये 2 तरह के टेस्ट हैं जिसमें आप सिंपल ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो प्राइस रिलेटिव का, या फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड निकालते हो विथ फिक्स वेट। सिर्फ वही दोनों मेथड इसको सेटिस्फाई करते हैं, बाकी इसमें और कोई मेथड इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये सारा इंडेक्स नंबर की थ्योरी थी। तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।